हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। तो यदि आप रेलवे, एसएससी या फिर कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जिसमें आपसे साइंस एज अ सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यदि आपने नर्वस सिस्टम का थ्योरी वाला पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और आप ये टॉप 120 एमसीक्यूज को भी लगा लेते हो, तो ये आपका एक ही क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर पूरा आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा, थ्योरी वाला भी पोर्शन। लेकिन अगर आपने कहीं से थ्योरी पढ़ रखा है तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। आप सारी चीजों को रिलेट कर पाओगे इन एमसीक्यूज के साथ। और देखिएगा लास्ट तक आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो पेशेंस रख करके आराम से देखिएगा। राइट, चलिए फिर मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। हमारे शरीर में कौन सी तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है? सो विच सिस्टम इन आवर बॉडी परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? अब देखिए, इस चैप्टर का नाम नर्वस सिस्टम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल नर्वस सिस्टम ही हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करती है। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये भी हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जैसे अगर आप कोई एक मोमबत्ती को हाथ से टच करने जाते हो, जो जल रही मोमबत्ती है, तो तुरंत आप वहां से हाथ को हटा लेते हो। तो ये जो एक्शन होता है बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही क्विक होता है। तो यहाँ पे जो आपका बॉडी कंट्रोल हुआ वो नर्वस सिस्टम से हुआ, और नर्वस सिस्टम में भी किसके थ्रू हुआ? तो न्यूरॉन्स के थ्रू, और बहुत ही फास्ट हुआ। और वहीं पर यदि आपने किसी को देखा तो आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसने कुछ हार्मोन्स रिलीज किया। अब ये हार्मोन्स रिलीज करेगा तो आपको उसके प्रति अट्रैक्शन होगा, धीरे धीरे प्यार होगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ वो स्लो हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी आपका बॉडी कंट्रोल हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ। ठीक है उसका। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है और जो नर्वस सिस्टम होता है, दोनों का दोनों हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। इस वजह से एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, यहाँ पर हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग देखिए थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू तो चल ही रहा है, तो जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो सके। अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जो नर्वस सिस्टम होता है ये एक स्पेशल या स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स। अब देखिए यहाँ पर काफी सारे, ढेर सारे जब सेल्स मिल जाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। तो जो नर्वस सिस्टम के सेल्स होंगे उनको हम लोग टिश्यू बोलेंगे, जब ढेर सारे सेल्स मिल जाएंगे तो ये जो टिश्यू होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो भी मैंने आपको बताया न्यूरॉन्स, जो कि एक इसका स्पेशल सेल होता है। एक न्यूरोग्लिया भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या चीजें हैं, क्या इनमें अंतर है? एक तो जो न्यूरॉन्स है ये आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है आपके नर्वस सिस्टम का, और इसमें सेल डिवीजन नहीं हो सकता है। यानी कि आमतौर पर आप क्या देखते हो कि आपके बॉडी पे जितने भी सेल्स हैं वो एक बार कट पीट जाते हैं या फिर कुछ हो जाता है उन पे, तो दोबारा से वो फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेल डिवीजन होता ही नहीं है नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में। जो न्यूरॉन्स आपके सेल होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, तो एक बार यदि ये डेड कर जाते हैं तो दोबारा नहीं आते हैं। ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और वहीं पर अगर हम बात करें जो न्यूरोग्लिया होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है। और ये क्या काम करता है? तो ये जो आपके न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, उनको सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर अभी जो आपने देखा कि इसमें सेल डिवीजन होता है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर ये भी चीज अनकंट्रोलेबल हो गया, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसके कारण ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर इसमें न्यूरोग्लिया को आप ध्यान दीजिएगा। मेनली कि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है न्यूरॉन्स में, लेकिन एक ऐसी कोशिका है इसमें न्यूरोग्लिया जिसमें सेल डिवीजन होता है। राइट, अगला क्वेश्चन हमारा है तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? अभी आपने देखा कि ये हमारा होता है न्यूरॉन। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो आपने अभी यहाँ देखा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है। अब देखिए हम लोग ये जो नर्वस सिस्टम है इसको दो पार्ट में बांटने वाले हैं। कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। शॉर्ट में याद रखिएगा CNS और PNS, यानी यहाँ पर ए और सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो पार्ट में हम बांट रहे हैं नर्वस सिस्टम को। आगे ये और भी पार्ट में बढ़ते चले जाएंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे। अभी आप पेशेंस रख करके धीरे धीरे इस चीज को देखिए। आगे हम देखेंगे कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन में
और स्पाइनल कॉर्ड में बटेगा, और ब्रेन भी आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में बटेगा। ऐसे ही पेरिफेरल सिस्टम भी बटेगा, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं दिखानी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए हमारा जैसे है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है। अब देखिए यहाँ पर आपका बोल रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये मैंने आपको बताया जस्ट कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये भी अब दो पार्ट में बढ़ता है, एक तो ब्रेन में और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड में, जिसको आप मस्तिष्क और मेरुरज्जु बोलते हो, ठीक है। तो ये आपका ब्रेन वाला पार्ट हो गया, ये ब्रेन वाला, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यही हमारा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, ठीक है। और एक और आपका था नर्वस सिस्टम का पार्ट PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या आता है, तो इसमें जितने भी नर्व्स हैं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं न्यूरॉन्स, ये जितने भी दिख रहे हैं वो आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो फिलहाल में इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, CNS में क्या क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। अब यहां पर देखिए आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका सारे के सारे न्यूरॉन्स सम्मिलित हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर ना कि ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका तो हो गया ब्रेन और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, लेकिन जितने आपके यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, वो आपके पेरिफेरल सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है ये क्या क्या इंक्लूड करता है, तो सभी के सभी जो न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, उनको सम्मिलित करता है। अगला क्वेश्चन है कि आवेग को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं, यानी नर्व्स विच ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू CNS आर कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पर इम्पल्स का मतलब जब भी यहाँ पे दिखे आपको तो समझ लीजिए इम्पल्स या फिर मैसेज कह लीजिए इसको, या फिर सिग्नल कह लीजिए, ठीक है, सिग्नल। यानी कि जो भी सेंस ऑर्गन्स आपके हैं, सेंस ऑर्गन बोले तो जैसे आपका हाथ हो गया, आपका पैर हो गया, नाक, आंख, कान, कुछ भी। जैसे मोमबत्ती का मैंने एग्जांपल लिया था, मोमबत्ती जल रही है, यहाँ पर आप अपना हाथ लेकर के आते हो तो ये सेंस करता है ना यहाँ पे जल रहा है कि नहीं जल रहा है, क्या हो रहा है। तो इसको कोई मैसेज दे रहा होगा तब तो इससे पता चल रहा होगा कि ये जल रहा है। तो वही बात हो रही है, मैसेज या फिर सिग्नल कोई दे रहा होगा। तो सेंस ऑर्गन से CNS, और जब भी मैं CNS बोलूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपको पता है, लेकिन इसमें क्या क्या था आपका, एक तो ब्रेन था और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड था। तो आप मेनली याद रखो ब्रेन को भी फिलहाल में, ठीक है। यानी कि आपके सेंस ऑर्गन, आपके हाथ से आपके मस्तिष्क तक मैसेज को कौन लेकर के जाता है, तो ये आपका ले जाता है सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी तंत्रिका। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाम से भी पता चल रहा है कि सेंस ऑर्गन से मैसेज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन तक कौन लेके जाता है, तो संवेदी तंत्रिका लेकर के जाता है। अब देखिए एक तो हमने देखा सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी तंत्रिका, एक आपका होता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। इसको भी आप यहीं पर समझ लीजिए। ये आपका क्या कर रहा था, सेंसरी न्यूरॉन, ये जो मैसेजेस है या इंपल्सेस है, जो सिग्नल्स हैं, उनको सेंस ऑर्गन से आपके CNS यानी कि ब्रेन तक लेकर के जा रहा था। और जो मोटर है ये ठीक उल्टा करेगा। ये क्या करेगा कि ये ब्रेन से, आपके ब्रेन से, जब मैं CNS बोल रहा हूँ उसको आप ब्रेन समझेंगे तो थोड़ा आसानी होगा, ठीक है, कि ब्रेन से मैसेज को आपके मसल्स या फिर जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, यानी हाथ पैर, जो भी आपका आंख नाक कान, वहां तक जो मैसेज लेकर के जा रहा है उसको हम लोग मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। वही एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बताया कि मोमबत्ती अगर जल रही है, यहाँ पर आप अपने हाथ को लेकर के जा रहे हो, तो ये आपका सेंस ऑर्गन हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पर कैसे इसको पता कि ये गर्म है, ये एक मैसेज छोड़ता है, कौन, जैसे आप इसको टच करोगे ना तो जलने का अनुभव जो होता है वो पता चलता है मस्तिष्क से। आपके मस्तिष्क इस सेंस ऑर्गन को एक मैसेज भेजता है, यानी वही चीज हो गया ना। देखिए जो आपका ब्रेन है, ये ब्रेन जो है ये मैसेज भेज रहा है इस साइड, देखिए एरो जिस साइड है, मैसेज भेज रहा है, सिग्नल भेज रहा है कि ये गर्म है भाई, वहां मत हाथ लगाओ। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। और वहीं पर जब ये जल रहा होता है तो कहता है भाई जल रहा है, जल्दी हाथ हटाओ। अब ये इसको समझ में जब आया सेंस ऑर्गन को, तो ये फिर मैसेज भेजा तुरंत किसको, आपके ब्रेन को, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में मैसेज जा रहा है, सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जा रहा है। तो अब मैसेज भेजा कि यार जल्दी हटवा दो हाथ को मेरे, क्योंकि जल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये आप आई थिंक इसका डिफरेंस समझ गए होंगे, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स वो होते हैं जो इनको बीच में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इनके बीच में काफी सारे जो न्यूरॉन्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। इनमें काफी सारी चीजें आती हैं, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा इनमें क्या डिफरेंस था। अब देखिए संवेदी तंत्रिका का अन्य नाम क्या है, जो अभी हम लोग देख रहे थे सेंसरी नर्व्स, ठीक है, या सेंसरी न्यूरॉन, उसका एक और नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं एफेरेंट नर्व, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, एफेरेंट नर्व और एक इफरेंट नर्व आएगा। तो जो सेंसरी नर्व है उसको इफरेंट नर्व बोलते हैं, और जो मोटर नर्व अभी आपने देखा उसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट नर्व। एफरेंट और इफरेंट इन दोनों में आप अंतर समझिएगा। सेंसरी वाले को हम लोग बोल रहे हैं एफरेंट और मोटर नर्व को हम लोग बोल रहे हैं इफरेंट नर्व, ठीक है। अब आगे है कि नियामक उद्दीपनों या सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंग तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं। अब देखिए वहीं बार बार आप इसको ब्रेन से समझिए, और सेंस ऑर्गन हाथ पैर जो भी मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन को सीएनएस यानी ब्रेन से इस बार सेंस ऑर्गन तक लेकर के जाना है। तो मैंने आपको बताया ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक कौन लेकर के जाएगा, जो मोटर नर्व है, ठीक है। तो मोटर नर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मोटर नर्व को ही हम लोग इफरेंट नर्व अभी हमने पढ़ा, इफरेंट नर्व भी कहते हैं। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए कि ब्रेन से सेंस तक लेकर जा रहा है, सेंस ऑर्गन तक, आपके हाथ पैर आंख नाक कान तक, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोटर नर्व बोल रहे हैं। और वहीं जब उल्टा हो रहा है ये प्रोसेस तो उसको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य प्रकार क्या क्या हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आर टू टाइप्स ऑफ। मैंने बोला था आपको आगे अभी और हम लोग देखेंगे। तो अब ये जो देखिए सोमैटिक न्यूरॉन नर्वस सिस्टम, यहाँ पे आप लिखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये किसके पार्ट हैं, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक तो आपका आएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक का मतलब यहाँ पर जिसपे आपका कोई कंट्रोल ना हो, ठीक है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं अनैक्षिक। अनैक्षिक का मतलब नहीं होता है कि ऐसी चीज जैसे आपका हार्ट बीट, आपका जो धड़कन होता है वो धड़क रहा है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और सोमैटिक यानी ऐच्छिक, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो पार्ट में बटा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है आपका और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ये भी क्या करते हैं, जो आपका ब्रेन, सीएनएस को मैंने बोला था ब्रेन से हमेशा समझिएगा कि जो आपकी ब्रेन है, ब्रेन से ये जो मैसेज है इसको कहाँ तक लेकर के जाता है, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो आपका जिसपे आपका कंट्रोल है, ठीक है, तो उसको कहाँ तक लेकर के जाता है, आपके वॉलंटरी ऑर्गन तक, यानी जो आपके ऐच्छिक अंग हैं, यानी स्केलेटल, आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं वहां तक लेकर के जाता है ये मैसेज को, ठीक है, आपके ब्रेन से। जबकि जो आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो ब्रेन से मैसेज को इनवॉलंटरी ऑर्गन तक लेकर के जाता है, अनैच्छिक जो आपके अंग है वहां तक लेकर के जाता है। इसको हम लोग स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। नाम से थोड़ा थोड़ा आप समझिएगा, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, यानी कि हार्ट बीट उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो ये आपका एक अनैच्छिक अंग है, ठीक है। तो ब्रेन से मैसेज अगर वहां तक जा रहा है, आपके हार्ट तक जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में आएगा। और वहीं पे जो ब्रेन से मैसेज है अगर आपके किसी सेंस ऑर्गन तक जा रहा है, तो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन का मतलब यहाँ पे जो वॉलंटरी ऑर्गन्स होंगे जिसपे आप अपना कंट्रोल कर सकते हो, तो वो आपका क्या होगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाएगा। अब देखिए, इसलिए अगला जो क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है कि आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनैच्छिक और चिकनी मांसपेशियों तक लेकर के कौन जाता है, तो ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस यानी कि ब्रेन टू इनवॉलंटरी एंड स्मूथ मसल्स, यानी अनैच्छिक अंगों तक कौन लेकर के जाता है, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सो बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के क्या प्रकार हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक आपने पढ़ा जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था, तो ऑटोमेटिक न्यूरल जो सिस्टम होता है इसके भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो एक आपका होता है सिंपैथेटिक और एक आपका होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए और बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इनका भी काम होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। देखिए अगले ही क्वेश्चन में हम उसका काम देखने वाले हैं कि निम्न में से कौन अनुकंपी तंत्रिका का कार्य नहीं है। अनुकंपी बोले तो सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है, सिंपैथेटिक को हम लोग अनुकंपी बोलते हैं हिंदी में। तो आप दोनों याद रखिए, क्योंकि हो सकता है हिंदी ही आपको सिंपैथेटिक लिखा वहां पे दिख जाए, ऐसा लिखा, ठीक है। तो जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ा करें मेन साइंस में, क्योंकि साइंस में ऐसे ऐसे वर्ड है जो
जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं हूबहू वही हिंदी में भी छाप दिया जाता है। तो जो सिंपैथेटिक देखिए नर्व है आपका यहाँ पर, वो बोल रहा है इसमें से कौन सा उसका कार्य नहीं है। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर और इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। देखिए अब अगर हम बात करें यहाँ पर ना, जो सिंपैथेटिक होता है वो कब होता है, जब आपको कोई स्ट्रेस होता है, जब आपके ऊपर कोई वर्कलोड होता है, ठीक है, वर्कलोड होता है, जब आप कुछ कर रहे होते हो, तब ये होता है आपका सिंपैथेटिक नर्व आपका काम करता है, और वो क्या करता है, इन चीजों को एक्टिवेट कर देता है और कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट कर देता है। जैसे, या फिर आप कोई डरावनी चीज देख लेते हो, जैसे कि अगर कोई डरावनी चीज आपने देख लिया तो आपकी जो आंखों की पुतली होगी वो क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, फैल जाएगी, उसका फैलाव हो जाएगा, ठीक है। इनहेबिट सलाइवेशन, यानी कि अब आपका जो लार है वो भी मतलब कम सिक्रेट होगा, ठीक है, अगर आप उसको देख लोगे तो। और ऐसे ही आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हो रहा है। यानी कि इसमें से पूछा है ना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य कौन सा नहीं है, तो ये तो है कि आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। जब आप स्ट्रेस में हो, आप कोई तनाव ले रहे हो, आपके हार्ट बीट को भी बढ़ा देगा, आपके रेस्पिरेशन सिस्टम को, आप दौड़ रहे हो, वर्कलोड है आपका, तो आपके रेस्पिरेशन सिस्टम को भी बढ़ा देगा, आप जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर दोगे। तो ये सारी चीजें कब हो रही हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। लेकिन आंख की पुतलियों का सिकुड़ना ये कब होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका कार्य नहीं है, तो ये यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। देखिए इसको इस तरीके से मत देखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं पढ़ रहा था इसको तो मैं इस तरीके से पढ़ा था कि ये जो सिंपैथेटिक है ये सारी चीजों को क्या करता है, बढ़ा देता है। देखिए यहाँ पर जो आपका सलाइवा है ये तो कम हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर स्टिमुलेट सलाइवा, यहाँ पर आपका सलाइवा थोड़ा सा उत्तेजित हो जा रहा है, थोड़ा और ज्यादा आ जा रहा है जब आप रेस्ट कंडीशन में हो। ये सारी चीजें देखिए रेस्ट कंडीशन की हैं, ठीक है, यानी कि आपको नॉर्मल में ले आती हैं, जब आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होता है, वर्कलोड नहीं होता है, ठीक है, कोई डरावनी चीज आप नहीं देख रहे होते हो, रेस्ट में होते हो, तब ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ये आपके तब आपका एक्शन में आता है। अदरवाइज आपका एक्शन में कौन रहता है, सिंपैथेटिक नर्व, जब आप स्ट्रेस लेते हो, वर्कलोड आपके पास होता है तब। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अधिकांशतः इसमें क्या होता है कि हार्ट बीट बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, ठीक है, आपकी आंखों की पुतलियों का फैलाव हो जाता है, काफी सारी चीजें सिक्रेट होने लगती हैं, वो सब चीजें होता है आपका इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूरॉन का भाग नहीं है। तो देखिए विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। अब यही जो हम लोग न्यूरॉन पढ़ रहे थे, अब इसके पार्ट के बारे में देखते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा एक न्यूरॉन का भाग नहीं है, सेल बॉडी, डेंड्रॉइड, एक्सॉन, या फिर यहाँ पर है बोमेंस कैप्सूल। अब देखिए यहाँ पर सेल बॉडी भी पार्ट है, डेंड्रॉइड भी, एक्सॉन भी, आप जो देख रहे हो यही आपका न्यूरॉन है। ऐसे ऐसे काफी सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं आपके नर्वस सिस्टम में। अब इसमें जो आपको पौधों की शाखाओं की तरह दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉइड्स, ठीक है। और ये जो आपका पूरा येलो कलर का दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। इस सेल बॉडी में ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं इनको हम लोग डेंड्रॉइड्स बोल रहे हैं। और ये जो बीच में आप देख रहे हो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो येलो कलर का यहाँ से होता हुआ ये जो पाइप जा रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे जो येलो कलर से होता हुआ जा रहा है, यहाँ तक आया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन। और ये यही क्या करता है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है इस पाइप के थ्रू, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर के आप देख रहे हो छोटे छोटे, ये क्या है, ये एक प्रोटीन के आवरण है, इनको हम लोग बोलते हैं मेलिन शीथ। ये जो सिग्नल्स जा रहे हैं ना, कहते हैं भाई कितना स्लो जा रहे हो और थोड़ा तेज चलो, तो इनको तेज चलवाने के लिए ये इसके ऊपर ये कौन सा आवरण होता है, मेलिन शीथ का। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सिग्नल, सिग्नल्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए। और इनके बीच में जो गैप होता है ये काफी बार पूछा हुआ है, इसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल में सेल बॉडी भी इसका पार्ट था, डेंड्रॉइड जो ब्रांचेज हैं इसके, और एक्सॉन जो ये पाइप गई हुई है ये इसका पार्ट है आपके न्यूरॉन का। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका काय का अन्य नाम क्या है। तो जो कोशिका काय है उसका अन्य नाम क्या है, सेल बॉडी, सोमा भी कहते हैं, साइटोन, ये तीनों के तीनों नाम है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निसेल ग्रेनुअल्स पाया जाता है। ये जो निसेल ग्रेनुअल्स है इसका प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन के फॉर्मेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं इसके बीच में जो सेल बॉडी के बीच में छोटे छोटे, वो आपके निसेल ग्रेनुअल्स हैं, ठीक है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इस सेल बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं निसेल ग्रेनुअल्स, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब में क्या पाया जाता है। देखिए मैंने आपको साइनेप्टिक नोब नहीं बताया, ये जो आप न्यूरॉन्स देख रहे थे यहाँ पर
ये वाला जो आपका था, ये जो आपके निचला वाला जो पार्ट है इसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। अब इस टर्मिनल पे ऐसे गोल गोल से कुछ नॉब्स होते हैं, इसको हम लोग साइनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नॉब में क्या पाया जाता है। तो इसके साइनेप्टिक नॉब में यहाँ पर देखिए हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर और डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर HCl, तो ये जो पाया जाता है वो न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। इसका काम क्या होता है कि जितने भी आपके न्यूरॉन्स में जो केमिकल मैसेज होते हैं उनको ट्रांसमिट करने का ये काम करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। केमिकल जो मैसेजेस होते हैं, ठीक है, उनको ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक न्यूरॉन की संरचना को ध्यान में रखते हुए सही क्रम को चुनना है। अब देखिए सही क्रम क्या चुनना है कि डेंड्राइड आपने देखा था पहले, जो ब्रांच थे पेड़ पौधों की तरह को काफी सारे, उसके बाद आपका कोशिकाएं यानी कि जो आपका सेल बॉडी है, सेल बॉडी जो था, उसके बाद आपका एक्सॉन था जो पाइप गया हुआ था जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आपका साइनेप्टिक नॉब था, जो लास्ट में जो आपका टर्मिनल था उसके ऊपर ऐसे नॉब बने हुए थे, तो साइनेप्टिक नॉब। तो ये इसका थोड़ा सही क्रम हो गया, ये बस ऐसे ही पहचानने के लिए है, इस क्वेश्चन का उतना कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि डेंड्राइड भी होता है उसमें, कोशिकाएं भी होता है, यानी कि डेंड्राइड, सेल बॉडी, एक्सॉन और साइनेप्टिक नॉब, इस क्रम में ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं। अब देखिए मैंने बोला कि काफी सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, काफी सारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो वो जो न्यूरॉन्स होते हैं अब इस तरीके से नहीं कि यहाँ पर अगर इसका डेंड्राइड है तो यहीं पे फिर से डेंड्राइड होगा। देखिए इसका जो साइनेप्टिक नॉब होता है, जो लास्ट का एक्सॉन टर्मिनल था, टर्मिनल, वो पार्ट जुड़ता है इसके दूसरे फिर से, मतलब जो इसका ब्रांच होता है ना, जिसको आप डेंड्राइड बोल रहे हो, उससे जुड़ता है। तो इसके बीच जो गैप होता है उस गैप को यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक साइनेप्टिक नॉब है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो है, ये आपका इसका जो डेंड्राइड वाला पार्ट है जो आपको शाखाओं की तरह दिख रहा है, वो वाला पार्ट है। तो इनके बीच का ये जो गैप है इसको हम लोग कहते हैं साइनेप्स, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसको हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी आपसे पूछ दिया जाता है। इसका एक और नाम क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर साइनेप्स, सिंपल सा। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनके जो जंक्शन है इनको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सॉन और डेंड्राइड के संख्या के आधार पर निम्न में से कौन न्यूरॉन का एक प्रकार नहीं है। अब देखिए नंबर के बेसिस पे बताना है कि कौन सा इसमें से एक न्यूरॉन का टाइप नहीं है। तो यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर, ये देखिए एक्सॉन के टाइप है नंबर्स के आधार पर। लेकिन जो माइलिनेटेड है ये भी टाइप है बट नंबर के बेसिस पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिपोलर देखिए होता है, इसमें क्या होता है कि एक एक्सॉन होता है, ठीक है, केवल एक एक्सॉन होता है। और जो बाईपोलर होता है, देखिए एक्सॉन और डेंड्राइड के नंबर के बेसिस पे बताना था। तो बाईपोलर अगर आपसे पूछे तो इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइड होता है, ठीक है, डेंड्राइड, एंड्रॉइड नहीं, डेंड्राइड। और वहीं पर जो मल्टीपोलर होता है इसमें आपका एक एक्सॉन और काफी सारे डेंड्राइड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर ये टाइप्स हैं। हमसे पूछा है कि कौन इसमें से एक टाइप नहीं है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। माइलिनेटेड ये आपका टाइप नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक्सॉन का प्रकार है। अब देखिए एक्सॉन के टाइप हमसे पूछ रहा है, तो एक तो आपका होता है माइलिनेटेड और एक आपका होता है नॉन माइलिनेटेड। अब ये क्या होता है, देखिए जो अभी आपने देखा था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जैसे ये आपका सेल बॉडी हो गया और यहाँ से जो येलो कलर का आ रहा है और यहाँ तक ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये जो येलो कलर की पाइप है इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्सॉन। और इसके ऊपर ये जो कवर है, ठीक है, एक जो परत है जो कि प्रोटीन का एक परत इसके ऊपर है, उसको हम लोग मेलिन शीथ बोल रहे थे, आपने देखा था, ठीक है। तो अगर ये मेलिन शीथ को हटा दिया जाए तो वो कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। ये जो एक्सॉन की पाइप है और मेलिन शीथ अगर लग जाए तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो जिसपे ये मेलिन शीथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइलिनेटेड और जिसपे नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड। तो ये दो टाइप हैं, यानी कि ए और सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या इसका फायदा है, फायदा ये है कि मैंने बोला था कि ये एक प्रोटीन का ऑर्डर होता है जिसकी वजह से ये जो स्पीड है किस चीज की, जो सिग्नल आप यहाँ से मैसेज वगैरह जो भी ट्रांसमिट हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये जो माइलिनेटेड शीट है या फिर मेलिन शीथ जो आपका है, इसकी वजह से स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन वो बढ़ जाता है सिग्नल्स का, ठीक है। यानी कि इसमें स्पीड जो होगी वो अधिक होगी इन कंपेरिजन टू दिस, राइट, नॉन माइलिनेटेड।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक न्यूरॉन में माइलिन आवरणों के बीच पाए जाने वाले अंतराल को क्या कहते हैं। ठीक है, सो द गैप प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीथ, ये भी मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था कि ये जो इनके बीच में ये गैप दिख रहा है, छोटा छोटा ये गैप दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, तो यहाँ पर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक एक्सॉन के कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन ऑफ एन एक्सॉन इज कॉल्ड, जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना एक्सॉन का, उसको हम लोग कहते हैं एक्सोलेमा। ठीक है, एक्सोलेमा, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या आपका करेक्ट है। अब एक एक्सॉन के कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, तो एक्सॉन के साइटोप्लाज्म, जो कोशिका द्रव्य होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सोप्लाज्म। सो यहाँ पर एक्सोलेमा कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को, और जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य, उसको हम लोग एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्दीपनशील कोशिका यानी एक्साइटेबल सेल है। अब देखिए, एक्साइटेबल का मतलब क्या होता है, जो जल्दी से एक्साइट हो जाए। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर आप कोई जलती हुई मोमबत्ती को टच करते हो तो तुरंत वो हाथ हट जाता है वहां से, यानी आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं वो तुरंत एक्साइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक्साइटेबल आपका सेल कौन सा है, न्यूरॉन। ठीक है, और कोई भी सेल ऐसी नहीं हो जो इतना एक्साइटेबल है। इवन ये टच भी आप ना करो ना, अगर आपके आसपास छिपकली भी गिर जाती है, तुरंत ये न्यूरॉन्स ऐसी सेल्स होती हैं जो एक्साइट हो जाती हैं तुरंत, तो इस वजह से ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके द्वारा होता है, यानी जो इम्पल्सेस हैं, मैसेजेस हैं, सिग्नल्स हैं, उनका ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक किसके थ्रू होता है। तो ये आपको हल्का फुल्का याद होगा कि इसको हम लोग कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स के थ्रू होता है, राइट। तो यहाँ पर आपका ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये जो साइनेप्स होता है, जो बीच का गैप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, और इसी के थ्रू आपके मैसेजेस, इम्पल्सेस, इनका ट्रांसमिशन होता है। अगला क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहते हैं, तो इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी साइनेप्टिक दरार भी कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था इससे पहले, सो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन साइनेप्स का प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइनेप्स। अब देखिए, दो तरीके के आपके साइनेप्स हो गए, एक आपका केमिकल साइनेप्स होता है, एक आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है, न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं। जो केमिकल साइनेप्स होता है, इसके बीच का जो गैप होता है वो ज्यादा होता है, और जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है, इसके बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। इस वजह से जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन है, इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है, वो बहुत फास्ट होता है इस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, जबकि इनका गैप अधिक होने की वजह से यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है इम्पल्सेस का या फिर सिग्नल्स का, वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दो तरीके के आपके साइनेप्स होते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और मैंने आपको पहले बताया था कि केमिकल साइनेप्स, केमिकल जो आपके साइनेप्स हैं, इनमें ट्रांसमिशन कराने का काम कौन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जो केमिकल मैसेजेस को ट्रांसमिट करने का काम करता है। सो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत साइनेप्स के संबंध में कौन असत्य है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के रिगार्डिंग। इनकी संख्या देखिए हमारे शरीर में बहुत ही कम होती है, बिल्कुल। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करें, भले ही इनकी जो स्पीड होती है वो काफी तेज होती है, लेकिन संख्या बहुत ही कम होती है। अब देखिए, अगला है कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इज मोर रैपिड देन केमिकल साइनेप्स, यानी रासायनिक साइनेप्स की तुलना में इनमें जो आवेगों का ट्रांसमिशन है वो बहुत ही तेज होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्योंकि गैप इनका कम होता है दो न्यूरॉन्स के बीच, तो इस वजह से इनमें जो ट्रांसमिशन है इम्पल्सेस का वो बहुत ही तेज होता है। बाकी यहाँ पर है कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इज स्लोअर देन द केमिकल साइनेप्स, स्लोअर नहीं होता है बल्कि तेज होता है, तो ये हमारा गलत है। यानी कि हमसे पूछा भी है कौन सा असत्य है, तो सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन हमारी बॉडी का कौन होता है। तो ये होता है ब्रेन। ठीक है, यानी कि जो ब्रेन होता है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और फिर उसको प्रोसेस करने का काम करता है। तो ये कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन बोलते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग आदेश व नियंत्रण यानी कि कमांड और कंट्रोल का काम करता है। सो हमारी बॉडी का जो ब्रेन होता है, जो अभी आपने देखा कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा था फिर उसको प्रोसेस करने का काम कर रहा था, यानी कि ब्रेन ही क्या करता है, कमांड देता है कि अगर आप कोई गर्म चीज को छू दिए हो, टच कर दिए हो,
तो वहां से हाथ हटाना होगा, या फिर आपके पैर को आगे बढ़ाना है या पीछे हटाना है, ये कमांड कौन देगा? तो ब्रेन ही देगा, ठीक है। और ये जब अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, कोई भी चीज, आपका जो ऑर्गन काम कर रहा है, अगर वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने का भी काम कौन करेगा? आपका ब्रेन करेगा। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का कमांड और कंट्रोल करता है, तो ये आपका ब्रेन हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का अनैच्छिक अंग है, यानी हमारी बॉडी का कौन इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है। अब देखिए, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हमने पीछे देखा था जिसपे हमारा कंट्रोल ना हो, ऐसे ऑर्गन्स जिसपे हमारा कंट्रोल ना हो, और इन्हें हम लोग स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, यानी चिकनी चिकना जो मतलब हम लोग मसल इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे हार्ट आपका हो गया, हार्ट, लंग्स और किडनी, यानी आप अपने हार्ट्स को देख लीजिए, इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है कि आप चाहो तो आपका हार्ट बीट होना बंद हो जाए, ठीक है। तो जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया और किडनी, ये सारे के सारे आपके क्या है? इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑर्गन्स जिसपे हमारा कंट्रोल ना हो, उन्हें हम अनैच्छिक अंग या फिर इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का औसत द्रव्यमान कितना होता है। सो एवरेज वेट यहाँ पर पूछा है अडल्ट ह्यूमन के ब्रेन का। तो यहाँ पर आपको बताना है 1.2 से 1.4 केजी तक, या फिर आप सिंपली यानी कि 1200 से ये कितना हो जाएगा? 1400 ग्राम, ठीक है। यही रेंज आपको देखने को मिलेगा, या हो सकता है आपको थोड़ा सा इसके आसपास देखने को मिल जाए, जैसे वो 1300 से लेकर के 1500 हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे कहीं दूर नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें मेल और फीमेल में पूछ देगा, अगर मेल में या फीमेल में पूछ देगा, तो एवरेज आपसे अगर पूछेगा औसत जो द्रव्यमान है एक मेल का वो कितना है, तो आपको यहाँ पर बताना है 1336, ठीक है। और फीमेल का अगर पूछ दे तो 1198 ग्राम, ठीक है। ये यानी कि फीमेल का मेल के कंपेरिजन में थोड़ा कम होता है, राइट। और वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर जो नवजात शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी बात करें तो उनमें लगभग 300 से 400 ग्राम इस रेंज में होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मेल फीमेल, या फिर अगर पूछे केवल अडल्ट ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो, उसका जो एवरेज वेट होता है वो कितना होता है, तो 1200 से 1400 ग्राम आपको ध्यान रखना है। इसी के आसपास आपको आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में कुल न्यूरॉन की लगभग संख्या कितनी होती है, यानी कि एक अडल्ट ह्यूमन ब्रेन में कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो ये भी देखिए, पहले ऐसा माना जाता था 100 बिलियन, ठीक है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन इसका कहीं भी साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है। ये मतलब जो भी जिसने भी बताया था उसका कहीं भी ऐसा साक्ष्य नहीं था कि 100 बिलियन ही होते हैं। फिर एक सुजाना करके साइंटिस्ट थे, नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन सुजाना करके थे, और उन्होंने फिर ये बताया कि नहीं 100 बिलियन नहीं, 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक अडल्ट ह्यूमन के ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं, तो 86 बिलियन होते हैं, यानी कि 86 अरब, ठीक है, अरब। नहीं, 1 बिलियन को क्या कहते हैं हिंदी में? अरब कहते हैं। और 1 बिलियन इज इक्वल्स टू कितना होता है? 100 करोड़, ठीक है। तो ये आपका 86 बिलियन आप याद रखोगे कि एक अडल्ट ह्यूमन के ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मानव मस्तिष्क का एक कार्य नहीं है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन का इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है। इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट, यानी ये ऐच्छिक गमन को नियंत्रित करता है, तो बिल्कुल करता है। यह अनैच्छिक अंगों के कार्य को नियंत्रित करता है, यानी इट कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, यानी आपके चाहे वो वॉलेंट्री मूवमेंट हो या फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो, सबको ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और ये क्या करता है कि शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, यानी कि बॉडी को बैलेंस करता है। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। इट ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? तो ये तो आरबीसी करता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारे के सारे करेक्ट हैं आपके, कि वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री, सभी ऑर्गन्स को ये कंट्रोल करता है और साथ ही साथ बॉडी के बैलेंस को भी कंट्रोल किए रहता है, ठीक है। सो ये हमारा गलत है, इसी वजह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा था कौन सा इसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, यादाश्त हो गया, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का स्थल है, साइट है। यानी कि यहाँ पर कौन सा हमारी बॉडी का पार्ट है जो विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स, इसका साइट है। सो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन सिंपली, यानी कि ब्रेन जो होता है इसके भी देखिए काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं। किसी का काम देखना होगा, किसी का काम सुनना होगा, किसी का काम बोलना होगा, ठीक है, किसी का काम याद रखना होगा, मेमोरी करना, किसी का काम इंटेलिजेंस का होगा, इमोशंस
आप जो इमोशंस में आ जाते हो किसी चीज को लेकर के, ठीक है, इमोशनल जो आपके अंदर भावना आ जाती है, थॉट्स हो गया, ये सारे के सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ब्रेन में जो कि इनको देखते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इनका जो साइट है वो कौन है, इसका जो स्थल है वो कौन है, मस्तिष्क है। डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द, किसके द्वारा ये वेल प्रोटेक्टेड होता है, जो मानव मस्तिष्क होता है वो किसके द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित होता है, तो ये आपका होता है क्रेनियम के द्वारा, ठीक है। जो क्रेनियम आपका बोन होता है जिसको हम लोग कपाल अस्थि कहते हैं, कपाल अस्थि हिंदी में, ठीक है। तो इसी के जस्ट नीचे क्या होता है आपका ब्रेन होता है। ये देखिए अगर आपको इसको याद करना होगा ना कि ये जो आपका क्रेनियम बोन होता है इसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये टोटल होती हैं 8, ठीक है। 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं। और कैसे इसको आप याद रख पाओगे ये आठों के आठों, तो उसके लिए एक ट्रिक बताया जाता है आपको, OTP सेफ, ठीक है। यानी आप कहते हो कि OTP को हमको सेफ रखना चाहिए, ठीक है, किसी को देना नहीं चाहिए। तो बस आप OTP सेफ याद रख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। कैसे? O फॉर क्या होता है आपका ऑसिपिटल, ठीक है, O फॉर ऑसिपिटल। और T फॉर टेम्पोरल, ठीक है, T फॉर क्या होता है टेम्पोरल। और ऐसे ही P फॉर पैरिटल, ठीक है, तो OTP हो गया आपका। और S फॉर आपका क्या होता है एस्फेनॉइड। और E फॉर क्या हो गया आपका इथेमॉइड। और F फॉर आपका फ्रंटल हो गया, ठीक है। तो ये आपको OTP सेफ अगर याद है तो आप एग्जाम में आसानी से इसको कर जाओगे, ठीक है। ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पैरिटल, एस्फेनॉइड और फ्रंटल और एथमॉइड, ये आपको 8 इन जो बोन्स है आपके क्रेनियल बोन्स, उनको आपको याद रखना है। इसी के जस्ट नीचे आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है। OTP सेफ, इसको आप मत भूलिएगा। और नंबर सबके एक एक होते हैं, बस पैरिटल और टेम्पोरल जो होते हैं ये नंबर्स में 2-2 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से टोटल 8 हो जाते हैं। तो यहाँ पर C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो रीढ़ की हड्डी होती है बैकबोन, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये भी आपके CNS का पार्ट था, ठीक है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है आपका कौन प्रोटेक्ट करता है बैकबोन। और आपका जो लंग्स होता है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, तो उसको रिब्स करता है, ठीक है, जो पसलियां होती हैं वो करता है। इतना चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर के सुरक्षात्मक परत को क्या कहते हैं। यानी जो हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड, जो CNS का पार्ट था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो हमने देखा था, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होता है। यानी कि अभी आपने ये जो देखा ये तो क्रेनियम जो है वो तो है ही है, साथ ही साथ एक मेम्ब्रेन भी होता है। इसको हम लोग कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है, मेनिंजेस। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है करेक्ट है। ये आपका ब्रेन वाला पार्ट है, यहाँ से पूरा ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट ऊपर ये आपका जो पार्ट दिख रहा है ये आपका क्या है, ये एक लेयर है जिसको हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। ये भी आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये पूरा नीचे तक गया हुआ है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और इसको आप ऐसे बड़े में देख सकते हो, ये जो आपका मेनिंजेस है ये एक लेयर यहाँ पर, एक लेयर यहाँ पर और एक लेयर ये जो दिख रहा है, ये तीनों का तीनों जो लेयर है ये आपका मेनिंजेस का पार्ट है, जिसको हम लोग ड्यूरामेटर, आर्केनॉइड मेटर और पेयामेटर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर ऑफ मेनिंजेस। तो मेनिंजेस का यहाँ पे लेयर कौन कौन सा है, एक आपका ड्यूरामेटर है, एक आपका आर्केनॉइड मेटर है, एक आपका पेयामेटर है। अब देखिए ये जो लेयर्स थे आपके ड्यूरामेटर, आर्केनॉइड मेटर और पेयामेटर, ये जो सबसे नीचे है वो आपका क्या है पेयामेटर है। और आर्केनॉइड जो मैटर है वो बीच में है और ड्यूरामेटर ये सबसे ऊपर है। यानी कि ये जो आपका ड्यूरामेटर है ये सबसे दूर है। देखिए डी फॉर दूर आपको ध्यान देना है, ठीक है। और पायामीटर P फॉर पास, पास यानी नजदीक। तो सबसे अगर नजदीक पूछे ब्रेन के कौन है तो पायामीटर, और सबसे दूर कौन है तो ड्यूरामेटर। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। और बीच में तो आपका आर्केनॉइड मैटर आ जाएगा। तो ये आपका जो मेनिंजेस है इसका 3 लेयर है, 3 लेयर, ठीक है, जिसमें से ड्यूरामेटर, आर्केनॉइड और पायामेटर। कौन पास होता है तो P फॉर पास मैंने बताया आपको सबसे पास में होता है। और सबसे दूर कौन होता है तो D फॉर ड्यूरामेटर, ये सबसे दूर होता है आपका, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक आपका होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम लोग CSF शॉर्ट में बोलते हैं। इसके संदर्भ में पूछ रहा है कौन असत्य है। तो अभी आपने ये जो लेयर देखा था ना, ये लेयर पायामीटर और आर्केनॉइड, इसी के बीच एक फ्लूइड होता है, ठीक है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ये आपका निचला पार्ट जो है सबसे पास में ब्रेन के, वो आपका पायामीटर है। और उसके जस्ट ऊपर आपका आर्केनॉइड है, यहाँ से आपका आर्केनॉइड शुरू हो गया है। तो इनके बीच में कुछ फ्लूइड भरे होते हैं, ठीक है। उनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF।
इसी के बारे में हमसे पूछ रहा है कौन सा असत्य है। तो ये कह रहा है हमारे अंतःकरणों में पाया जाता है, फाउंड इन आवर इंटरनल ईयर। तो ये हमारे ये आपका क्या है, गलत है। इसके क्या क्या काम है वो हम लोग देख लेते हैं। ये हमसे गलत पूछा था तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए, यह मस्तिष्क को बाहरी आघात से बचाता है, यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक। कोई भी एक्सटर्नल शॉक ना लगे, इससे ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो आपका CSF है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। अगला है कि इट कीप्स द ब्रेन मॉइस्ट, यानी कि ये हमारे ब्रेन को नम बना करके रखता है। ठीक है, मॉइस्ट बना करके रखता है। और साथ ही साथ ये हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड कराने का काम करता है। कौन? जो आपका ये सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है, ये आपका जो फ्लूइड है, ठीक है, ये इसके जस्ट नीचे आपका क्या होता है, पाया मैटर, और इसके ऊपर क्या होता है आपका अर्कनॉइड मैटर। जो सबसे पास में था पाया मैटर और उसके बाद अर्कनॉइड मैटर, उसी के बीच में ये आपका फ्लूइड पाया जाता है, जिसके काम हमने आपको बताया कि आपका एक्सटर्नल शॉक से आपको बचाता है, इसको नम बनाए रखता है आपके ब्रेन को, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने का काम करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब देखिए, ह्यूमन ब्रेन अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें अब इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, ब्रेन के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ देख लीजिए। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो 3 हैं। कौन कौन से? एक तो आपका फॉर ब्रेन, एक आपका मिड ब्रेन, और एक आपका हाइंड ब्रेन। ठीक है, यानी कि आपका तीनों का तीनों करेक्ट है। सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, जब बात आई है इसके पार्ट्स की, यानी कि फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, कभी कभी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फॉर ब्रेन का पार्ट है, कौन सा मिड ब्रेन का, कौन सा हैंड ब्रेन का। तो फॉर ब्रेन में अगर हम बात करें तो जो आपका सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम, ये आपका फॉर ब्रेन का पार्ट हो गया सबसे पहला, सेरिब्रम। उसके बाद आपका डेंसोफ्लोन होता है, जिसमें भी 3 पार्ट इसके होते हैं। एक तो आपका एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे। और एक आपका होता है ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, इसी तरीके से जो मिड ब्रेन होता है, इसमें केवल एक ही इसका पार्ट होता है, ऑप्टिक लोब। और जो हैंड ब्रेन होता है, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि साइज के हिसाब से कौन बड़ा होता है। तो देखिए, जो फॉर ब्रेन होता है ये साइज के हिसाब से सबसे बड़ा होता है। और अगर हम बात करें उसके बाद, तो उसके बाद आपका हैंड ब्रेन होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर, पहले नंबर पर सबसे बड़ा फॉर ब्रेन, सेकंड नंबर पर हैंड ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये सबसे छोटा होता है, नाम भले ही इसका मिड ब्रेन है क्योंकि ये बीच में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये आपका बीच वाला होता है, मतलब साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से ये सबसे छोटा होता है, थर्ड नंबर पे। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें तो इनके पार्ट्स आपको ध्यान रखना है, आगे हम लोग इसके सबके बारे में देखेंगे। जैसे सेरिब्रम का जो मेन काम होता है थिंकिंग का होता है, ठीक है, सोचने का काम होता है, जो मेन इसका काम होता है। ऐसे ही सबके काम देखेंगे। जैसे आपका ऑल्फैक्टरी लोब है, ये स्मेल को सेंस करने का काम करता है। ठीक है, स्मेल को सेंस करने का काम करता है। और फिर ये अपने जो भी इसके इसमें एक होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कि आपका स्मेल को सेंस करता है। उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिर वो इस ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन तक जाते हैं। ठीक है, और वहां से फिर क्या होता है, ये क्या करना है उसको, मतलब किस चीज का स्मेल है, फिर उसके साथ क्या करना है, वो फिर सोचने का काम करता है। ठीक है, अब ये आपका उसी तरीके से ऑप्टिक लोब होता है। ऑप्टिक लोब का मतलब यहाँ पर क्या है, विजन से, ऑप्टिक। ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है, यानी कि देखने से। तो ये देखने का काम करता है, यानी कि पहचानने का कि क्या है सामने आपके, किस कलर का है। ठीक है, तो इन सब का काम हम देखेंगे। ऐसे ही आपका देखिए सेरिब्रल है। हाँ, और एक चीज और कि यहाँ पर जो सेरिब्रम होता है, इन सब में मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन का जो पार्ट्स है, सेरिब्रम होता है, ये सबसे लार्जेस्ट होता है। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है आपका सेरिब्रम, और ये आपका सेकंड लार्जेस्ट होता है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट सेरिबेलम। ठीक है, और सेरिबेलम, देखिए आपसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप अल्कोहल का सेवन कर लेते हो तो कौन सा पार्ट आपके ब्रेन का काम करना बंद कर देता है। तो वो हैंड ब्रेन का ये सेरिबेलम वाला पार्ट होता है, ये काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इसका मेन काम ही होता है आपके जितने वॉलेंट्री ऑर्गन है उनको कंट्रोल करना, यानी कि जो आपके हाथ पैर हैं उनको, अगर जैसे आपका पैर हो गया, आपको आगे बढ़ाना है, कितना आगे बढ़ाना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है, या हाथों को कितना आगे लेकर के जाना है या किधर करना है, वो कौन कंट्रोल करता है, जो आपके वॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं उनको सेरिबेलम कंट्रोल करता है। अगर यही आपका काम करना बंद कर दे तो आप ठीक से चल फिर नहीं पाओगे, ठीक से खाना नहीं खा पाओगे। ठीक है, तो सेरिबेलम वाला जो पार्ट होता है मेन, आपका एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्कोहल के सेवन से कौन सा हमारा ब्रेन का कौन सा जो पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, तो ये सेरिबेलम वाला पार्ट। ऐसे ही पेन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में हम लोग देखेंगे, ये हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए इन्हीं से रिलेटेड अगले क्वेश्चन हमारे हैं कि द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज, तो मैंने बताया कि जो मेन रूप से सोचने वाला जो भाग होता है हमारे मस्तिष्क का वो कौन होता है, सेरिब्रम। अभी मैंने आपको बताया सेरिब्रम ये मेन थिंकिंग का काम होता है, लेकिन आपके ऑप्शन में फोर ब्रेन है, यानी कि तो आप यहाँ पर फोर ब्रेन को करेक्ट कर सकते हो। आपके ऑप्शन में या तो फोर ब्रेन होगा या तो आपका सेरिब्रम होगा, ठीक है, तो जो आपके ऑप्शन में हो उसी को आप करेक्ट करोगे, दोनों नहीं होगा, ठीक है। इनके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, बट फोर ब्रेन यानी कि फोर ब्रेन में भी जो सेरिब्रम वाला पार्ट होता है वो मेनली सोचने का काम करता है, ठीक है, ये जो सेरिब्रम वाला पार्ट है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सी संरचना अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा हमारे फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो देखिए सेरिब्रम भी हमारे फोर ब्रेन का पार्ट था, थैलेमस भी, हाइपोथैलेमस भी, मेडुला नहीं था, तो ये हमारा नहीं है ये पार्ट, इस वजह से ये करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि हाइपोथैलेमस के संबंध में गलत कथन को हमको चुनना है। हाइपोथैलेमस जो हमने फोर ब्रेन का पार्ट देखा था, इसके हम लोगों को इसमें गलत कथन को चुनना है कि इट इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये हमारा सही है। इट कंट्रोल्स द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसका सिक्रेशन जो होता है इसको कंट्रोल करता है कौन, जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। इट कंट्रोल्ड बाई पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि ये कह रहा है कि हाइपोथैलेमस ही आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू कंट्रोल होता है, तो ये हमारा गलत है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट हो रही होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, तो यही हमारा गलत है, इस वजह से ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या काम करता है हाइपोथैलेमस, तो देखिए हमारे जो खाने पीने का नियंत्रण है, ठीक है, जो हमारे सेटिस्फेक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, संतुष्टि को, और इवन टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, कौन करता है, तो ये हाइपोथैलेमस करता है। यानी इसके भी अलग अलग साइट्स हैं, जो आपका हाइपोथैलेमस है, जैसे इसका हंगर साइट है, ठीक है, थॉट सेंटर है, और स्टैटी यानी संतुष्टि का केंद्र। तो मैंने बोला ना कि अभी आपके ब्रेन में काफी सारे डिपार्टमेंट होंगे अलग अलग, तो उसमें से जो हाइपोथैलेमस है ये कौन कौन सा डिपार्टमेंट संभालता है, तो हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, ठीक है, यानी कि प्यास का केंद्र, और स्टैटी सेंटर, इन सबको ये संभालता है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो आपको भूख ही नहीं लगेगा, आप कहोगे हमारा भूख प्यास सब चला गया है। आप कहते हो ना कि प्यार में भूख और प्यास मर जाता है, तो आपका हाइपोथैलेमस काम करना अगर नहीं बंद करेगा तब ऐसा होगा, ठीक है। बाकी आपके यहाँ पर संतुष्टि का भी केंद्र आपके टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, इवन आपका जो सेक्सुअल डिजायर होता है उसको भी यही कंट्रोल करता है, जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा हाइपोथैलेमस के बारे में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारा है कि हमारे शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। आगे है कि हमारे शरीर का ताप स्थापी किसे कहा जाता है, यानी कि थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी किसे बोला जाता है, तो ये हाइपोथैलेमस को बोला जाता है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे है कि हाइपोथैलेमस में क्या उपस्थित होता है, हाइपोथैलेमस क्या कंटेन करता है, तो हमने देखा अभी हंगर सेंटर यानी भूख का केंद्र, थर्स्ट सेंटर, स्टैटी सेंटर यानी संतुष्टि का केंद्र, ये सारे के सारे हमारे क्या है, करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि इनमें से किसे मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र कहा जाता है, यानी रिले सेंटर कहा जाता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिले सेंटर। अब देखिए यहाँ पर जैसे काफी सारे जो चैनल्स आप देखते हो आपके जो टीवी पर आता है उसे कहीं ना कहीं से प्रसारित किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूचना प्रसारण केंद्र बोलते हैं कि नहीं। तो वहां से ये जितने भी चैनल्स आपको प्रसारित किए जाते हैं उनका भी एक सेंटर होता है, तो ऐसे ही जितने इंफॉर्मेशन है उनको अब क्या किया जाएगा। देखिए ब्रेन तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ब्रेन से सारी कुछ होती है, लेकिन ब्रेन में भी कई डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, तो उनमें से जो थैलेमस वाला जो आपका पार्ट होता है इसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, रिले सेंटर का, ठीक है, कि आप क्या करो जितने इन्फॉर्मेशन हैं जो जहां जहां से डिफरेंट ऑर्गन से मिल रहे हैं उनको कलेक्ट करो, फिर उनको जहां जहां भेजना है उनको वहां वहां उनको प्रसारित करो, ठीक है। तो जो थैलेमस होता है इसको हम लोग ब्रेन का रिले सेंटर कहते हैं, ये आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कार्पस कैलोसम जोड़ता है, यानी कार्पस कैलोसम कनेक्ट करता है, किस चीज को कनेक्ट करता है, तो देखिए यहाँ पर हमारे ब्रेन में दो तरीके के हेमिस्फीयर होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, एक आपका होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक आपका राइट हेमिस्फीयर। तो ये जो आपका कार्पस कैलोसम होता है ये इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, जोड़ने का काम करता है, और ये अलाउ करता है इन्फॉर्मेशंस को पास कराने के लिए, ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशंस को आपके थैलेमस तक जो पास हो रहा था वो किसके थ्रू होता है, तो यही अलाउ करता है, ठीक है, जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। सो यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड बॉडी ऑफ द ब्रेन,
ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया ऐसा, ठीक है, कि हार्ड बॉडी ऑफ द ब्रेन किसको बोला जाता है, तो ये हम लोग बोलते हैं कार्पस कैलोसम को, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ये जोड़ता है, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको इस इमेज में ये वाला जो पार्ट है ये आपको दिख रहा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो इसको कौन कनेक्ट करता है, कार्पस कैलोसम, और इसी को हम लोग हार्ड बॉडी ऑफ द ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि हूबहू एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि अग्र मस्तिष्क के थैलमस, हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के बीच क्या स्थित होता है, यानी कि ये पूछ रहा है कि थैलमस, हाइपोथैलेमस और आपका जो हाइंड ब्रेन होता है इसके बीच में क्या होता है। देखिए, जो थैलमस और हाइपोथैलेमस है ये फॉर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, यानी ये आपका जो टोटल है ये आपका क्या है, ये आपका फॉर ब्रेन वाला पार्ट है। और हाइंड ब्रेन का अगर हम देखें तो ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ये आपका हाइंड ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है, टोटल 3 पार्ट थे। तो ये जो आपका हाइंड ब्रेन है और ये जो आपका फॉर ब्रेन है, और फॉर ब्रेन में भी अगर आप देखो तो ये आपका हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है और ये आपका थैलमस वाला पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस और थैलमस ये आपका हो गया, साथ ही साथ ये जो आपका हाइंड ब्रेन है, यहाँ तक हाइंड ब्रेन जो है आपका हाइंड ब्रेन, इसके बीच कौन स्थित होता है, तो ये आपका छोटा सा दिख रहा है, ये आपका मिड ब्रेन होता है, ठीक है। यही आपसे पूछा है कि क्या चीज लोकेटेड होता है आपके थैलमस, हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के बीच में, तो ये आपका मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि डैश कोऑर्डिनेट्स बिटवीन फॉर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है, फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच कोऑर्डिनेशन कौन बना करके रखता है, तो ये आपका मिड ब्रेन बना करके रखता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, हमको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है कि ऑल्फैक्टरी लोब इज फाउंड इन फॉर ब्रेन। हमने देखा था ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल को जो सेंस करे, ठीक है, ये वाला जो ऑल्फैक्टरी लोब था ये आपका फॉर ब्रेन का पार्ट है, सो ये हमारा करेक्ट है। आगे है कि विजुअल लोब इज फाउंड इन मिड ब्रेन, यानी देखने का काम जो ऑप्टिक लोब था, ठीक है, यहाँ पर आपके रेटिना पर कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक है, जब भी आप किसी चीज को देखोगे तो, और वो फिर सिग्नल, केमिकल सिग्नल भेजेगा आपके ऑप्टिक लोब वाले पार्ट पर ब्रेन के, जहां पर ये उस चीज को फिर देखेगा कि क्या है, कलर उसका कैसा है, फिर उसके साथ आगे क्या करना है। तो ये आपका विजुअल लोब इज फाउंड इन मिड ब्रेन, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। बाकी लिम्बिक सिस्टम एक होता है जो कि ये भी हमारे ब्रेन में ही पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे लिम्बिक सिस्टम के बारे में। तो ये तीनों का तीनों आपका करेक्ट है, सो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमारा जो पश्च मस्तिष्क होता है वो बना होता है किस चीज का, जो हाइंड ब्रेन होता है उसकी बात कर रहा है। अब हाइंड ब्रेन के भी देखिए जो पार्ट्स हैं हमने देखे थे, एक तो आपका सेरिबेलम था और एक आपका पोन्स था, एक आपका मेड्यूला था, सो यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है वो मेड्यूला, पोन्स और सेरिबेलम का बना हुआ होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूरा आपका जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन, और इस ब्रेन में ये वाला जो आपको बड़ा सा पार्ट दिख रहा है ये आपका फोर ब्रेन है। और मैंने आपको बताया था कि जो फोर ब्रेन है ये आपका साइज में सबसे बड़ा होता है, तो ये आपका साइज में देखिए सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है। साथ ही साथ अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे हाइंड ब्रेन के बारे में, तो इस पिक्चर में पहले देखिए ये आपका हाइंड ब्रेन वाला पार्ट है पूरा, यहाँ से लेकर के देखिए यहाँ तक ये आपका हाइंड ब्रेन वाला पार्ट है। इस हाइंड ब्रेन में भी ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपका सेरिबेलम वाला पार्ट है। और ये जैसा आपका ब्रेन होता है, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर, वैसे ही कुछ इसका भी स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से इसको हम लोग लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है हूबहू ऐसे ही कि लिटिल ब्रेन किसको कहते हैं, यानी छोटा दिमाग, यानी ठीक इसी के जैसा आपका जो ब्रेन होता है उसी के जैसा कौन होता है, तो आपका सेरिबेलम होता है, हैंड ब्रेन का जो सेरिबेलम होता है। तो हूबहू आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, लिटिल ब्रेन किसको बोलते हैं। हालांकि ये छोटा नहीं होता है, ये सेकंड लार्जेस्ट होता है, ठीक है, यानी आपका जो फोर ब्रेन में आपका जो सेरिब्रम वाला पार्ट है, ये सेरिब्रम वाला पार्ट है ना आपका सबसे बड़ा, ठीक है, सेरिब्रम, तो उससे उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा होता है आपका सेरिबेलम वाला पार्ट आता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पर हाइंड ब्रेन में एक तो सेरिबेलम हो गया और ये पोन्स हो गया और ये आपका मेड्यूला हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर पोन्स, यानी ये आपका देखिए मेडुला है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका पोन्स है, और इधर आपको नहीं दिखाया गया है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, सेरिबेलम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का डैश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, यानी डैश ऑफ द ब्रेन कनेक्ट्स विथ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से पूरा आपका स्पाइनल कॉर्ड शुरू होगा, उसके ऊपर आपका क्या है, ब्रेन है, ये उसके ऊपर आपका क्या है, ब्रेन है, ठीक है, ये इसके ऊपर आपका पूरा क्या है, आपका ब्रेन है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कौन जोड़ करके रखता है, कौन सा पार्ट, तो
एक तो हैंड ब्रेन जोड़ता है, लेकिन हैंड ब्रेन का भी कौन सा पार्ट होता है, तो ये आपका मेडुला होता है। यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहा है और उसके जस्ट ऊपर आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है। तो मेडुला वाला जो पार्ट होता है ये आपका कनेक्ट किया रहता है। तो अगर आप फिगर वाइज सब कुछ देखे रहोगे तो आपको याद आ जाएगा कि कौन सा पार्ट हो सकता है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट किया रहेगा, ठीक है। तो मेडुला यहाँ पर कनेक्ट करता है इसको। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय, यानी कि अधिकतम जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिसपे आपका कोई कंट्रोल ना हो, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? तो मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला, ठीक है, मेडुला के थ्रू वो कंट्रोल होते हैं। पोन्स भी कंट्रोल करता है आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को, लेकिन ये कम करता है, ये ज्यादा करता है, ठीक है, जो आपका मेडुला होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपका हाइंड ब्रेन है उसकी बात करें, जिसमें आपका सेरिबेलम और मेडुला और पोन्स आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, सेरिबेलम जो होता है इसको हम लोग लिटिल ब्रेन बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। और ये सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा कौन था आपके फोर ब्रेन का? सेरिब्रम वाला पार्ट, लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट होता है आपका सेरिबेलम। और ये क्या करता है? ये वॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो सेरिबेलम होता है। यानी अगर आपने अल्कोहल का सेवन कर लिया, ठीक है, तो ये आपका जो पार्ट है सेरिबेलम वाला, ये आपका काम नहीं करेगा, ये आपका काम नहीं करेगा, तो आप अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाओगे। कहाँ पर पैर रखना है, कितना आगे रखना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, किसी की पहचान हो गई, वो सब चीजें आप क्या हो जाएगा, आपके दिमाग से निकल जाएगा, भूल जाओगे, तो आपकी बॉडी बैलेंस नहीं रह पाएगी। तो बैलेंसिंग का काम कौन करता है? सेरिबेलम। और आपके जितने वॉलेंट्री ऑर्गन है, हाथ पैर आंख नाक कान, इनको ये जो इनके जो एक्शंस है उनको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम करता है। बाकी अगर हम मेडुला की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, यानी कि जो अधिकांशतः अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? वो मेडुला करता है। जैसे उल्टी करना, छींकना, ठीक है, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं आपकी, खांसना, हिचकी लेना, लार का आना, ठीक है, सलाइवा का जो आपके माउथ में सलाइवा बनता है वो भी आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है। और पाचक रस का स्राव, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है वो, और साथ ही साथ जो हार्ट बीट, रेट ऑफ हार्ट बीट है वो, और जो आप सांस लेते हो उसका जो रेट है, ये सारे के सारे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला करता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें पोन्स के बारे में, तो ये देखिए ब्रेन के जो विभिन्न भागों को क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है। जो पोन्स होता है आपका, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, क्योंकि पोन्स आपने देखा था यहाँ पर था, ठीक है। ये आपका जो पोन्स है ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो आपके ब्रेन है उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। साथ ही साथ कुछ जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको भी ये नियंत्रित करता है, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। जैसे आपका ये जो रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल करता है, ये आपका जो पोन्स है ये भी करता है और मेडुला भी करता है। तो कुछ कुछ जो आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको पोन्स भी कंट्रोल करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको मेडुला कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पिक द करेक्ट मैच, इसमें से हमको करेक्ट मैच करना है। देखिए सेरिबेलम वाला जो पार्ट है, कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस, बिल्कुल, यानी कि आपके जितने आपके कंट्रोल में जो आपके हाथ पैर हो गए उनको कौन कंट्रोल करता है? जो आपके वॉलेंट्री एक्शंस हैं, हाथ का आगे बढ़ाना और पैर का आगे बढ़ाना, ठीक है, ये सबको कौन कंट्रोल करता है? आपका सेरिबेलम वाला पार्ट। और पोन्स की अगर हम बात करें तो कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, बिल्कुल, ये आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। और मेडुला की बात करें तो कंट्रोल्स द मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शंस, तो ये अधिकतर जो आपके इनवॉलेंट्री जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? तो मेडुला करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स इज आर प्रेजेंट इन मेडुला ऑफ द ब्रेन। अब देखिए इनमें से कौन सा सेंटर आपके मेडुला में प्रेजेंट होता है? आपके ब्रेन के जो मेडुला वाला पार्ट है उसमें प्रेजेंट होता है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर, और सेंटर फॉर कार्डियोवैस्कुलर, रिफ्लेक्स सेंटर, और गैस रेगुलेटरी सेंटर ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये जो सारे के सारे जो सेंटर्स हैं ये आपके मेडुला वाले पार्ट में होते हैं, ठीक है। यानी ये भी डिपार्टमेंट अलग अलग बांट दिया। एक तो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर इसमें होता है, जैसे आपने वहां पर देखा था हंगर, ठीक है, हाइपोथैलेमस में, और थर्स्ट देखा था आपने, ठीक है, थर्ड सेंटर आपका टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला जो सेंटर था, ठीक है, ऐसे जो संतुष्टि वाला केंद्र था वो सब था हाइपोथैलेमस में। तो ये भी अलग अलग डिपार्टमेंट में बटा हुआ है आपका जो मेडुला वाला पार्ट है। एक तो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है, एक आपका सेंटर फॉर कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स सेंटर है, यानी हृदय परिसंचारी प्रतिवर्तन केंद्र। सिंपली आप याद रखिए जो आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक है, हार्ट बीट का एक तरीके से सेंटर है। बाकी आपके गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ठीक है, रेगुलेटरी सेंटर ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन की कितना आपको
आपके बॉडी में कितने गैस्ट्रिक सिक्रेशन करना है, ठीक है, उनके लिए एक सेंटर है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, करेक्ट हैं। डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में छींकने और उल्टी करने जैसे अनैच्छिक क्रियाएं मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो मैंने आपको बताया अभी कि ये जो आपके इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, चाहे वो वोमिटिंग हो गया आपका, चाहे स्नीजिंग हो गया, इनको कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो मेडुला करता है, ठीक है। मेडुला जो मोस्ट ऑफ द इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, तो सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इतना ही करते हैं, ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। अभी हम लोग जो 60 क्वेश्चन और बचते हैं, इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पर दिक्कत हो, तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।